स्वागत है आप सभी का ज्योग्राफी सेंटर से। मैं शिवानंद चौधरी आप लोग को आज भारत की नदियाँ के बारे में बताऊंगा। भारत की प्रमुख नदियों के बारे में बताऊंगा जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक है। आइए देखते हैं कि भारत की नदियों की संरचना किस प्रकार है। सबसे पहले भारत की नदियों को दो भागों में बांट के देखा जा सकता है। भारत की नदियों को दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। पहला हिमालय की नदियाँ, दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ दो भागों में बांटा जा सकता है। बांट कर देखेंगे हम हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। सबसे पहले हिमालय की नदियों से तात्पर्य है कि ये नदियाँ हिमालय क्षेत्र से निकलती है। हिमालय क्षेत्र मतलब आप लोग ऊपरी कश्मीर से लेकर के और पूरब के अरुणाचल प्रदेश तक देख सकते हैं। उत्तरी क्षेत्र जो कि हिमालय क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र में बहने वाली नदियों को हिमालय की नदियाँ कहा जाता है। हिमालय से उत्पन्न नदियाँ कही जाती है। और मैं आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं बताना चाहूँगा कि हिमालय की नदियों को हम देखेंगे। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जिसमें कि हम तीन भाग में बांट कर देखेंगे हिमालय की नदियाँ को। सबसे पहले भाग देखिए, इसमें एक है सिंधु नदी तंत्र। इसमें सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ आती हैं। दूसरा देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसके तहत ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ आती हैं। और तीसरा गंगा नदी तंत्र, और इसके तहत गंगा और उसके सहायक नदियाँ आती हैं। इन तीन को तीन भागों में बांटकर हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं हिमालय की नदियाँ में मुख्य नदियाँ कौन कौन सी है और उसका उद्गम स्थल क्या है। सबसे पहले आप देखिएगा कि यहाँ मानसरोवर झील है, और इसके बगल में आप देखिएगा कि राक्षसता है, जो दोनों आपस में लिंकेड है। और उसके उत्तरी भाग में आप लोग कैलाश पर्वत या कैलाश पर्वत माला देखेंगे। और ये मानसरोवर झील जो है मीठा पानी यानी कि साफ पानी का झील है। और यहाँ से सबसे बड़ी नदी, हालांकि भारत के हिसाब से गंगा सबसे बड़ी नदी है जो कि भारत में प्रवाहित होने वाली है, लेकिन सिंधु निकलती है मानसरोवर के पास में। सिंध का बाब जगह है। और यहाँ से सिंधु नदी निकलती है और वह ले होते हुए और आपको आगे की ओर जाते हैं पाकिस्तान में होकर के
और अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी, सिंध के बाप से निकलकर सिंधु नदी, सिंधु नदी इसकी लंबाई है 3180 किलोमीटर और यह है सिंध के बाप से निकल करके ले होते हुए ये नदी आपको अरब सागर में गिर जाती है पाकिस्तान होते हुए। और यह नदी सिंधु नदी प्राचीन काल से ही वैदिक कालीन ही नदी है। और इसके अलावा इसके सहायक नदियाँ जो निकलती हैं उसमें आप देखिएगा कि झेलम, झेलम हिमाचल प्रदेश से निकलती है और झेलम के नीचे आप देखिएगा कि झेलम के नीचे चिनाब, 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 रावी, रावी और सतलुज, सतलुज राखसताल से निकलती है सतलुज नदी और ये भी आकर के सिंधु में मिल जाती है। और सतलुज के पहले आप लोग देखेंगे ब्यास एक नदी है, ब्यास और ब्यास नदी, ये 5 नदियाँ सिंधु के सहायक नदी है जो कि पठानकोट के पास है मिलती है। और 5 नदी सिंधु घाटी में पठानकोट के पास मिलती है और 5 नदियाँ सिंधु की सहायक है। सिंधु जल समझौता, चूँकि ये नदी यहाँ पाकिस्तान में प्रवाहित होती है भारत से निकलकर जाते हुए, सिंधु जल समझौता 1960 है, सिंधु जल समझौता 1960 है के तहत 3 जल ऊपर के आप लोग देखेंगे 3 नदियाँ सिंधु, चिनाब, सिंधु, चिनाब और झेलम, 3 नदियाँ का जल का पानी जो है उसका रेशियो पाकिस्तान और भारत के बीच में पाकिस्तान को 80% और भारत को 20% मिलता है। और नीचे के 3 नदियाँ जो है इसका पानी भारत को 80, भारत को 80 और पाकिस्तान को 20, यहाँ पाक को 80 और भारत को 20 है। और यहाँ भारत को 80, पाकिस्तान को 20% नीचे की 3 नदियों का पानी मिलता है सिंधु जल समझौता 1960 के तहत। अब आइए हम लोग देखते हैं कि हिमालय में इस सिंधु तंत्र की नदियां है। इसके अलावा आप देखेंगे कैलाश मानसरोवर के पास से एक नदी निकलती है और उसको तिब्बत से निकलती है और इसको तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है, सांगपो, सांगपो नदी। और इसका लंबाई है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर सांगपो नदी कहलाती है तिब्बत में। और वही नदी जब अरुणाचल प्रदेश में पास करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इस नदी का नाम हो जाता है आपको ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्म है पुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में। और असम को बराक घाटी को पास करते, असम को पास करते हुए नदी बांग्लादेश में पहुंचती है और बांग्लादेश में इस नदी को जमुना नाम दिया जाता है, जमुना, जमुना, जमुना नाम दिया जाता है, जमुना नाम दिया जाता है इस नदी को बांग्लादेश में। और ये नदी यहाँ पर आप देखिएगा
कि डेल्टा बनाती है और सुंदरबन के पास में आकर गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। और इधर जो हम सिंधु नदी बताएं वो अरब सागर में गिरती है। हमने बताया कि अरब सागर में गिरती है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो कि बांग्लादेश में जमुना नदी कहलाती है, वो बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरती है। अब हम तीसरा बड़ा तंत्र गंगा नदी के बारे में बताएंगे। और गंगा नदी की उत्पत्ति गंगोत्री से, गंगोत्री गोमुख नामक जगह है, गंगोत्री उत्तर काशी में पड़ता है। और वहाँ से भागीरथी के रूप में होकर के और ये नदी आगे अलकनंदा से मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी प्लस अलकनंदा और नंदा से जब मिलती है तो इस नदी का नाम गंगा हो जाता है। और गंगा गोमुख से ही मानी जाती है, गोमुख से निकल करके। और गंगा नदी जो है वो आपको नीचे आकर के उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, बंगाल होते हुए आपको बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। और जब बंगाल के खाड़ी में आती है, उससे पहले बांग्लादेश होकर के, तो बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम पद्मा होता है, पद्मा। और पद्मा और जमुना दो नदियाँ, ब्रह्मपुत्र की धारा जमुना और पद्मा मिलने से यहाँ जो एक नदी बनती है, इसको मेघना कहा जाता है। बांग्लादेश मेघना, मेघना नदी कहा जाता है। और यही नदी अंत में सुंदरबन के क्षेत्र में जाके डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और इसकी सहायक नदी एक यमुनोत्री से निकलती है, यमुनोत्री, और यमुनोत्री से निकलती है जिसको यमुना नदी कहा जाता है। बंदरपूछ नामक जगह है, बंदरपूछ यमुनोत्री में। और यहाँ से निकलती हुई है नदी और आकर के यहाँ प्रयागराज, यहाँ आप देखिएगा प्रयागराज के पास में गंगा से मिल जाती है जमुना नदी। और प्रयागराज के पास जब ये गंगा से मिलती है तो यहाँ से यह गंगा के नाम से ही चलती है और आगे जाकर के बांग्लादेश में पद्मा। और जब पद्मा और ब्रह्मपुत्र की जलधारा जिसे जमुना कहा जाता है मिलने से मेघना नदी बनती है। और मेघना अंत में बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है। और जमुना नदी आके प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। अब हम देखेंगे कि जो नदियाँ का दिशा है अलग अलग दिशाओं में जा रहा है, इसका मुख्य कारण होता है जल विभाजक और नदी के प्रवाहित होने के लिए ढाल। तो भारत में आप देखेंगे उत्तरी सीमा में राजस्थान से में दिल्ली की दक्षिणी सीमा तक अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत। और यह जल विभाजक का काम करती है। और इसके पश्चिम में नदियाँ क्रॉस करके कोई नहीं जाती है। और यही अरावली पर्वत से एक नदी निकलती है, लूनी नदी, जो कि आपको कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। और ये अंतःप्रवाही नदी है लूनी, और एक साबरमती, दो नदियाँ, लेकिन लूनी अंतःप्रवाहित है नदी है जो कि कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। और आप एक जल विभाजक देखेंगे कि विंध्य पर्वत जो है, विंध्य पर्वत और सतपुड़ा की पहाड़ी का मिलन स्थल, ये दोनों मिल करके एक जल विभाजक का काम करेंगे। और यहाँ आप देखेंगे दोनों के मिलन स्थल पर एक मैकाल पर्वत है। और मैकाल
पर्वत के पास ही अमरकंटक नामक जगह है। अमरकंटक जो कि मैकाल के पास में है, और अमरकंटक की वर्तमान स्थिति छत्तीसगढ़ में पड़ता है, छत्तीसगढ़। और यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है। एक नदी यहाँ से पश्चिम की तरह जाती है और अरब सागर में गिर जाती है, जो कि नर्मदा है, नर्मदा नदी कहलाती है। और दूसरी नदी यहाँ से निकल करके और उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए, और ये नदी जाकर के आपको बिहटा नामक जगह है पटना के नियर, वहाँ मिलती है। और ये नदी का नाम है सोन नदी। और तीसरी नदी यहाँ से महानदी निकलती है, जो कि उड़ीसा की मुख्य नदी है, और वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी तीसरी नदी यहाँ से निकलती है। तीनों दिशाओं में नदियाँ निकली, पश्चिम की तरफ, उत्तर की तरफ और पूरब की तरफ, दक्षिण पूरब की तरफ महानदी। अब तीसरा जल विभाजक के अनुरूप यहाँ पर आप देखेंगे कि पश्चिमी घाट पर्वत है, जो पश्चिम के पास में महाराष्ट्र से लेकर के और नीचे तक आप देखेंगे पश्चिमी घाट पर्वत है, और ये एक जल विभाजक का कार्य करता है। और इससे पहले यहाँ आप देखेंगे कि एक ताप्ती नदी जो है सतपुड़ा के पर्वत के नीचे ताप्ती नदी निकलती है, और वो अरब सागर में जाकर के गिरती है, ताप्ती नदी। और इसके बीच में नर्मदा और ताप्ती के बीच में सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत पश्चिमी छोर में है, और पूरब में आप देखेंगे विंध्य श्रेणी जो है, और दोनों के मिलन स्थल मैकाल है। अब हम बताएंगे पश्चिमी घाट पर्वत से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन है, और ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सबसे पहले यहाँ देखेंगे महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर नामक जगह से, जो नासिक के पास में है, यहाँ से एक नदी निकलती है, गोदावरी नदी निकलती है। और ये नदी यहाँ से निकल करके आगे बढ़ते हुए और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, पूर्वी क्षेत्र में जाकर बंगाल के खाड़ी में गिरती है त्र्यंबकेश्वर से। इसके नीचे महाबलेश्वर नामक जगह से कृष्णा नदी निकलती है, और ये भी कर्नाटक से बहते हुए आपको सीधे बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है। और सबसे अंत में त्र्यंबकेश्वर महाबलेश्वर से नीचे एक नदी निकलती है, और उस नदी का नाम है कावेरी नदी। और कावेरी नदी पश्चिमी घाट पर्वत से भी निकलती है, और ये तमिलनाडु में बहते हुए, और ये नदी आपको पहुंचती है कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों में बहते हुए आपको बंगाल की खाड़ी में पहुंचती है, बंगाल की खाड़ी में। इस तरह से मुख्य नदियों को हम लोग देखें कि कौन कौन सी मुख्य नदी है जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बहती है, और इन सभी नदियां अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आइए बताते हैं कि लंबाई के अनुसार कौन नदी सबसे बड़ी है। सिंधु नदी का जैसे बताया गया कि 3180 किलोमीटर है, 3180 किलोमीटर, लेकिन भारत में इसका प्रवाह अधिक नहीं है। और भारत में गंगा नदी जो कि सबसे बड़ी नदी है, 25
2525 किलोमीटर इसका प्रवाह है, और प्रवाह क्षेत्र कुल मिला लिया जाए तो इसका 9 लाख वर्ग किलोमीटर, 9 लाख वर्ग किलोमीटर में गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र है, अपवाह क्षेत्र है। और इसलिए यह सबसे बड़ी नदी भारत की है गंगा। उसकी सहायक जमुना नदी 1376 किलोमीटर की लंबाई है जमुना नदी का। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी देखिए आप, गोदावरी। गोदावरी, इसे दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण और पुनीत नदी है क्योंकि त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। और यह नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। और इस नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। और दूसरी नदी दक्षिण भारत की जो है गोदावरी से छोटी कृष्णा नदी है, और इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है कृष्णा नदी की। और आप देखिएगा कावेरी नदी, कावेरी नदी की लंबाई है 805 किलोमीटर, 805 किलोमीटर कावेरी नदी की लंबाई है। इस तरह से मैंने आप लोगों को भारत के प्रमुख नदियों को के बारे में बताया कि भारत की नदियों को 2 भागों में बांटकर देखा, हिमालय क्षेत्र की नदियाँ और प्रायद्वीपीय भाग की नदियाँ। और हिमालय क्षेत्र की नदियों में 3 तरह के तंत्र, नदी तंत्र बताया। सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। और दक्षिण भारत की नदियों में जो जितने भी नदियां हैं उसके प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में हम दे रख सकते हैं। और इसमें जो नदियां मुख्य नदियां हैं उस सभी नदियों की मैंने चर्चा किया और बताया कि नदियां हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। अब मैं आगे भी अपने विभिन्न कक्षाओं के माध्यम से आप लोगों को विभिन्न टॉपिकों पर बताऊंगा। आप लोग इसे अच्छी तरह से नोट कर लें, याद कर लें। आपको बहुत प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बनेंगे। और आप लोग मेरे चैनल ज्योग्राफी सेंटर बीपीएससी पीसीएस को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि अच्छा लगे शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।